हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स बिहार। आज हम लोग मिले हैं अपने चैप्टर सेकंड उड़ान बुकलेट के मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज के लास्ट वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर लेंगे। तो चैप्टर सेकंड के लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग पढ़ेंगे आज एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश पारामाउंटेंसी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से ब्रिटिश अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से कैसे यहाँ अपने आप को एक्सटेंड किए, ठीक, कैसे फैलाएं और अपना पारामाउंटेंसी यहाँ इस्टेब्लिश किए। चलो, तो ये पॉलिसीज आई थी 1772 से 1869 में, ठीक। 1772 से 1869 के बीच में काफ़ी सारा पॉलिसी यहाँ के डिफरेंट जो गवर्नर जनरल्स थे वो लेके आ रहे थे। तो हम लोगों ने दो पहले ही पढ़ लिया है। हम लोगों ने पहले देखा है कि फॉरवर्ड पॉलिसी, ये कौन लेके आए थे? ये लेके आए थे ऑकलैंड, ठीक है। फॉरवर्ड पॉलिसी क्या था कि आप अपने नेबरिंग वाले से, जो भी नेबरिंग स्टेट है, उसको या तो एनेक्स कर लो या फिर उनसे ट्रीटी कर लो। क्यों? क्योंकि जो बाकी अदर पावर्स हैं, जो बिग कंट्रीज़ हैं, जैसे रसिया इधर थी, ठीक है, ये सब आप पे अटैक करें तो वो लोग स्टेट से गुजर के आए, ठीक है, तो आप उन्हें उधर ही चैलेंज कर सकते हो। ये था फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ ऑकलैंड। फिर एक पॉलिसी और हम लोगों ने देखा, विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन पॉलिसी। विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन पॉलिसी ये लॉर्ड कर्जन लेके आए थे। हमें ध्यान रखना है कि लॉर्ड कर्जन लेके आए थे विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन पॉलिसी। चलो, आज हम लोग अपना पहला पॉलिसी देखते हैं, रिंग फेंस पॉलिसी बाय वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग पॉलिसी लेके आए थे, रिंग फेंस पॉलिसी। वॉरेन हेस्टिंग का जो ये पहले गवर्नर थे 1773 से 1785 के बीच में, ठीक है। तो पहला पॉइंट, डिफेंडिंग ऑफ वंस ओन टेरिटरी बाय क्रिएटिंग बफर जोन आउटसाइड अदर सराउंडिंग टेरिटरीज। डिफेंडिंग ऑफ वंस ओन टेरिटरीज, अपना टेरिटरी को डिफेंड करना है बाय क्रिएटिंग बफर जोन। अपना टेरिटरी को डिफेंड करेंगे, बचाएंगे कैसे? बाय क्रिएटिंग बफर जोन्स। बफर जोन कहाँ बनाएंगे? बफर जोन बना के अपने टेरिटरी को डिफेंड करेंगे। कहाँ बनाएंगे? आउटसाइड अदर सराउंडिंग टेरिटरीज, जो सराउंडिंग टेरिटरीज है उसके बाहर बनाएंगे। इससे क्या होता था? एस्योर्ड ऑफ मिलिट्री असिस्टेंस बट एज देयर ओन एक्सपेंसेस, ठीक है। पहला बफर जोन बना था अवध। अवध एक्टेड एज बफर जोन अगेंस्ट अफगानिस्तान इन्वेजन एंड मराठा अटैक ऑन ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ बंगाल। तो पहला पूछ देगा, रिंग फेंस पॉलिसी के अंडर पहला बफर जोन किसे बनाया गया? तो अवध को बनाया गया। रिंग फेंस पॉलिसी लेके कौन आए थे? तो वॉरेन हेस्टिंग लेके आए थे। रिंग फेंस पॉलिसी था क्या? रिंग फेंस पॉलिसी था कि मान लो ये आपका टेरिटरी है, ठीक है, आप अपने टेरिटरी को सेफगार्ड करना चाह रहे हो, तो किससे सेफगार्ड करोगे? बाकी पावर से। मान लो रशिया अटैक करना चाह रहा है, तो रशिया से कैसे बचाओगे? कि यहाँ जो अफगानिस्तान वाला एरिया है ना ब्रो, इसको हम लोग एनेक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो रिंग फेंस पॉलिसी आपके टेरिटरी को फेंसिंग कर रहा है। रिंग फेंसिंग, रिंग फेंसिंग, फेंसिंग कर रहा है। कौन फेंसिंग कर रहा है? जो बगल वाली दूसरी टेरिटरी है वो। कैसे? इसको आप बफर जोन बना लो। कैसे बना लो? एनेक्स करके या ट्रीटी करके। तो रिंग फेंस पॉलिसी मतलब आपके टेरिटरी को फेंसिंग करे दूसरा टेरिटरी, ठीक है। यहाँ से करेगी अफगानिस्तान, इंडिया में करना है मान लो, तो अवध, अवध को इन्होंने कब्जा कर लिया, एनेक्स कर लिया या ट्रीटी कर लिया इनसे। अब अवध फेंसिंग करेगा किसे? इधर वाले पूरे एरिया को, ठीक। यही होता है रिंग फेंस पॉलिसी।
रिंग फेंस पॉलिसी में क्या था, रिंग फेंस पॉलिसी कैसे वो करेगा, अब ये देखेंगे कि कैसे हमें वो फेंसिंग कर रहा है कि ये अवध को हमने जब रिंग फेंस पॉलिसी के अंडर लाया तो अवध में क्या होगा कि ब्रिटिशर्स अपना आर्मी या मिलिट्री यहाँ डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा ब्रिटिशर्स को फ़ायदा कि आपकी आर्मी और मिलिट्री यहाँ हमेशा के लिए वो हो जाएगी, इस्टेब्लिश हो जाएगी, हमेशा आपकी तरफ से यहाँ आर्मी और मिलिट्री मौजूद है। ऐसा नहीं होगा कि जब रशिया ने अटैक किया तो आप कहीं और से यहाँ अवध में भेज रहे हो मिलिट्री, नहीं, मिलिट्री वहाँ ऑलरेडी इस्टेब्लिश है। ठीक है, तो ये पहला फ़ायदा कि आपका मिलिट्री वहाँ पहले से होगा। दूसरा फ़ायदा कि जब मिलिट्री आपकी है, ठीक, तो यहाँ अवध वाले कुछ करना चाहें आपके अगेंस्ट तो मिलिट्री उसका भी ध्यान रख लेगी। ठीक है, अगर अवध के किंग जो भी हैं वो चाहें कि नहीं हम रशिया का हेल्प कर दे या किसी और टेरिटरी से मिलके हम ब्रिटिशर्स पे अटैक कर दे तो वहाँ मिलिट्री तो आपकी डिप्लॉय है, उसे पता चल जाएगा कि ऐसा ऐसा प्लानिंग हो रहा है, तो वहाँ की प्लानिंग पे भी आप ध्यान दे सकते हो। दो बेनिफिट कि पहले से ही आपकी मिलिट्री वहाँ मौजूद है, दूसरा कि अवध वाले अगर चाहें आपके अगेंस्ट कुछ प्लॉटिंग करने का तो आपकी मिलिट्री उसका भी ध्यान रख लेगी। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट और है कि मिलिट्री अब यहाँ है तो मिलिट्री को रखने के लिए खर्च भी तो होगी। ठीक है, तो ये खर्च कौन देगा, ये खर्च देंगे अवध के किंग। अवध के किंग से ही खर्च लेकर ब्रिटिशर्स अपना मिलिट्री रखेंगे, मतलब मिलिट्री भी हम आपके टेरिटरी में रखेंगे और भाई साहब उसको चलाने के लिए जो खर्च होगा वो भी आप ही दो। क्यों क्यों देगा, क्योंकि अवध को बोला जाता था कि भाई दूसरी टेरिटरी जब आप पे अटैक करेगी, अवध को बोला गया कि मान लो ये दूसरी टेरिटरी आप पे अटैक करेगी तो ये मिलिट्री बचाएंगे ना आपको। ठीक है, तो आपका भी काम हो गया, हमारा भी काम हो गया। यही था रिंग फेंस पॉलिसी। ठीक, कि अवध जब आया तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स की मिलिट्री पहले से मौजूद है, तो अगर दूसरी टेरिटरी अटैक करना चाहे तो अवध की, मतलब ये अटैक करना चाहे तो अवध होते हुए ही आएगा, तो अवध में आपका मिलिट्री पहले से डिप्लॉय है। अवध आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग करना चाहे तो वो भी आपको पता चल जाएगा। इससे अवध को भी फायदा कि दूसरी टेरिटरी जब मिल के मान लो एक दूसरे पे तो अटैक करती ही थी, कब्जा एनेक्स करने के लिए, अपना कब्जा अपना किंगडम को बड़ा करने के लिए, फैलाने के लिए, तो जब दूसरी टेरिटरी अवध पे अटैक करेगी तो यहाँ जो डिप्लॉय मिलिट्री है, ब्रिटिशर्स आर्मी है, वो अवध की हेल्प करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि खर्च भी अवध ही देगा। ठीक है, चलो, जैसे बफर जोन बनाया गया था तो मराठा से बचाया गया अवध को, फिर अफ़गानिस्तान के इन्वेजन से भी इंडिया बचा। तो रिंग फेंस पॉलिसी समझ गया, पहला ये था, वॉरेन हेस्टिंग भाई साहब ये लेके आए थे, मिलिट्री असिस्टेंस यहाँ वो होता था। दूसरा पढ़ रहे हैं हम लोग सब्सिडरी अलायंस। रिंग फेंस पॉलिसी, वॉरेन हेस्टिंग, सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड वेलेस्ली। सब्सिडरी अलायंस क्या था, सबसे पहले पहले तो ये देख लो कि सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस आया था डुप्लेक्स लेके। ठीक है, क्लाइव इसको कॉपी किए थे, रॉबर्ट क्लाइव वो डुप्लेक्स के आइडिया को कॉपी करके सुजाउद्दीन को वो कर लिया था। चलो आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, अलाइंग इंडियन स्टेट्स मेंटेन ब्रिटिश आर्मी एट इट्स फ्रंटियर एंड पेड फॉर देयर मेंटेनेंस। ठीक है, इंडियन स्टेट्स जो थे वो ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करते थे अपने फ्रंटियर में। सेम सेम यही बात है कि आपके यहाँ हम अपना आर्मी रखेंगे, तो इंडियन स्टेट्स को मेंटेन कौन करते थे, उनको हेल्प करते थे ब्रिटिश आर्मी, और उनके मेंटेनेंस का वो पेमेंट करते थे। ठीक है, रूलर हैड टू पोस्ट ब्रिटिश ऑफिशियल एट देयर कोर्ट। रूलर को ब्रिटिश ऑफिशियल अपने कोर्ट में पोस्ट करना होता था। ठीक, ब्रिटिश ऑफिशियल का पोस्टिंग हो गया भाई कहाँ, रूलर के कोर्ट में। अब कोर्ट में कोई भी डिसीजन होगा तो वो ब्रिटिशर्स को पता चलेगा क्योंकि ऑफिशियल्स तो उन्हीं का है। चलो, रूलर कुड नॉट एम्प्लॉय यूरोपियंस विदाउट ब्रिटेन परमिशन। विदाउट ब्रिटिश परमिशन, ब्रिटिश से बिना पूछे हुए आप वहाँ किसी और यूरोपियंस को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो।
ये क्यों यूरोपियंस क्यों? क्योंकि चैप्टर 1 में हम लोग ने पढ़ा था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, अलग अलग यूरोपियंस आए थे। पोर्टुगीज भी यूरोपियंस थे, डच भी यूरोपियंस थे, फ्रेंच भी यूरोपियंस थे और ब्रिटिश भी यूरोपियंस थे। ये सारे यूरोपियंस थे। तो ब्रिटिशर्स को डर था कि भाई कोई टेरिटरी फ्रेंच वाले को ना रख ले, ठीक है। को अगर फ्रेंच को आप एम्प्लॉय कर लिए अपने कोर्ट में तो क्या होगा, मान लो मराठा अपने कोर्ट में फ्रेंच को एम्प्लॉय किए हुए हैं, तो उससे क्या हुआ, मराठा फ्रेंच और ब्रिटिशर्स में तो वो चलती है फाइट, और मराठा और ब्रिटिशर्स में भी फाइट चली, तो मराठा और फ्रेंच मिलके वहाँ प्लान एंड प्लॉटिंग कर लेंगे। इसलिए किसी और यूरोपियंस को आप वहाँ नहीं रख सकते हो, आपको रखना है तो ब्रिटिश का परमिशन लेना पड़ेगा, जो कि ये देंगे नहीं, तो बात ही खत्म। तो अभी तक 2 पॉइंट हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पढ़ा कि आपको अपने कोर्ट में एक ब्रिटिश ऑफिशियल रखना है, किसी और यूरोपियन को रखना है तो आप ब्रिटिश से परमिशन लोगे। तीसरा है कुड नॉट कॉन्टेक्ट इनिमीज फॉर मेकिंग पीस, आप किसी इनिमी से कॉन्टेक्ट नहीं करोगे पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब अगर किसी से आप पीस डील कर रहे हो ना तो ब्रिटिश से परमिशन से करो, ब्रिटिश में अंग्रेज को उसकी जानकारी होनी चाहिए, आप खुद से नहीं जाके करोगे, ठीक है। मेंटेनेंस आस्क वाज हाई, प्रॉब्लम यह था कि मेंटेनेंस जो था ना ब्रिटिश आर्मी को चलाने के लिए स्टेट को किंगडम को मेंटेनेंस देना होता था, तो वो बहुत हाई था, रूलर उतना दे नहीं पाते थे, जो किंग थे जो रूलर थे उतना दे नहीं पाते थे। तो अब दे नहीं पाए तो क्या हुआ कि आस्क सीड अवे पार्ट ऑफ द टेरिटरी, अब आप मेंटेनेंस दे नहीं पा रहे हो तो कैसे होगा कि उसको चलाने के लिए मेंटेनेंस पैसा तो लग रहा है ना ब्रिटिशर्स का, अब किंगडम दे नहीं रहा है तो कैसे वसूला जाएगा कि किंगडम का कुछ पार्ट, मान लो ये किंगडम है तो इसका इतना पार्ट ब्रिटिशर ले लेंगे, ठीक है इतना में आर्मी है, अब इतना चलाओ, फिर नहीं मेंटेनेंस दे पाए तो फिर इतना ले लेंगे, अब ये पार्ट हो गया, ठीक है। फिर इतना में मेंटेन करो, इतना में भी मेंटेनेंस नहीं दे रहे हो तो थोड़ा सा और ले लेंगे, अब इतना ब्रिटिशर्स ले लिया, ठीक है। ऐसे करते करते वो कर लेते थे। तो ध्यान ये रखना है ना कि अगर आप मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे हो तो आपके किंगडम का थोड़ा थोड़ा पार्ट करके ये लोग कब्जा करते चले जाते थे कि पैसा नहीं दोगे तो अपना ज़मीन दे दो, यही था। निजाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ दिस पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस का पहला विक्टिम निजाम ऑफ हैदराबाद बना, मतलब हैदराबाद को पहली बार सब्सिडरी अलायंस के अंदर जोड़ा गया। यहाँ हम लोग अवध देख रहे थे रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी में, सब्सिडरी अलायंस में हम लोगों ने देखा हैदराबाद। कैसे हुआ था, इन AD 1798 इट डिटैच द निजाम फ्रॉम द फ्रेंच, फ्रेंच से पहले यहाँ फ्रेंच का वो हुआ करता था, तो 1798 में ब्रिटिशर्स ने हैदराबाद को फ्रेंच से अलग किया एंड ऑल्सो फॉरबेड हैविंग अलायंस विथ मराठा विदाउट ब्रिटिश कंसेंट, और निजाम को बोला ब्रो कि तुम ब्रिटिशर्स से बिना परमिशन लिए हुए कोई मराठा से अलायंस नहीं करोगे, ठीक है। 2 चीज़ हुआ, पहला कि निजाम ऑफ हैदराबाद पे पहले फ्रेंच थे तो फ्रेंच से अलग कर दिए हैदराबाद को, दूसरा मराठा भी तो अगेंस्ट थे ब्रिटिशर के, तो इन्होंने बोला कि आप हैदराबाद को कि आप मराठा से कोई डील नहीं करोगे विदाउट ब्रिटिश परमिशन। तो दोनों इनिमी पे वो हो गया, फ्रेंच को भी भगा दिया ब्रिटिशर्स ने, मराठा से खतरा था तो मराठा से भी बोल दिया कि भाई हैदराबाद तू मराठा से कोई डील नहीं करेगा। अब चलते हैं सेकेंड स्टेट वाज मैसूर, पहला था हैदराबाद, दूसरा था मैसूर। इसमें क्या हुआ था, AD 1799 में, अगले साल 1798 में हैदराबाद, 1799 में मैसूर। मैसूर कौन था, वही टीपू सुल्तान वाला हम लोगों ने करके आया कि टीपू सुल्तान लास्ट दम तक ये नहीं माने थे कि हम सब्सिडरी अलायंस के अंडर चले जाएंगे, इसलिए जब वो उनकी डेथ हो गई, जब वो नहीं रहे तो उसके बाद मैसूर को सब्सिडरी अलायंस के अंडर जोड़ा गया 1799। तो सब्सिडरी अलायंस क्या था जान गए ना, कि अपना आर्मी वहाँ रखना है, ब्रिटिश ऑफिशियल रहेंगे, किसी यूरोपियन को आप नहीं रख सकते,
आपको मेंटेन करना पड़ेगा खुद का पैसा देके। आप मेंटेन नहीं कर पाओगे तो आपके किंगडम का ज़मीन ब्रिटिशर्स हड़प लेंगे। यही था सब्सिडी अलायंस। तो यहाँ क्या हुआ, मैसूर को 1799 में वेलेस्ली ने इसे वो किया। देन वेलेस्ली कंपील्ड द नवाब ऑफ अवध टू एक्सेप्ट द पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस। ठीक है, फिर अवध को वेलेस्ली ने मनाया या उनको कंपील किया ज़बरदस्ती करके या मना के, जो भी हो, कि अवध आप भी सब्सिडी अलायंस मान लो। तो 1801 में अवध ने ही मान लिया। तो कौन कौन साइन किया था जो देख लेते हैं। सब्सिडी अलायंस के अंदर फाइनली कौन कौन आया था। सबसे पहले तो हैदराबाद आ गया, फिर मैसूर आ गया, फिर अवध आ गया। तो ये देखो, नवाब ऑफ अवध, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, पेशवा, भोसले, सिंधियाज, राजपूत स्टेट, द रूलर ऑफ भरतपुर और होलकर्स, ये सारे सब्सिडी अलायंस के अंदर आ गए थे। ठीक है, चलो ये हम लोगों ने कर लिया सब्सिडी अलायंस। रिंग फेंस पॉलिसी क्या था कि इंडिया को फेंसिंग करना है तो बफर स्टेट बनाओ, ठीक है, या तो ट्रीटी कर लो या कुछ भी कर लो, बफर स्टेट बनाओ और इंडिया का फेंसिंग कर दो। दूसरा हो गया सब्सिडी अलायंस कि भाई हम आपके कोर्ट में मिलिट्री रखेंगे आपको हेल्प करने के लिए, ब्रिटिश ऑफिशियल रखेंगे, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिशियल रख लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आप किसी और यूरोपियन को नहीं रख सकते हो, ठीक। फिर था कि आप जो मिलिट्री है वहाँ ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, वहाँ मिलिट्री है, तो उन लोग को मेंटेन करने के लिए पैसा लगता है ना भाई, तो वो आप खर्च भी किंगडम आप ही दोगे। और अगर वो आप मेंटेन नहीं कर पाए, खर्चा नहीं दे पाए, तो ये नहीं होगा कि हम मिलिट्री कम कर लें, ना ना, मिलिट्री उतनी ही रहेगी, आप मेंटेन करो जैसे भी करना है। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपके किंगडम में से हम थोड़ा थोड़ा ज़मीन लेते रहेंगे, ठीक है, उसको बेच के, हम आपका बेच के या कुछ भी करके हम वहाँ से इनकम कमा के, हम कमाने का बहुत जरिया उनके पास था, परमानेंट सेटलमेंट थी, टैक्स लिया करते थे एग्रीकल्चर पे से, तो हम वहाँ वो ज़मीन से इनकम करके हम अपने मेंटेन कर लेंगे, तो आपका ज़मीन चले जाएगा भाई। फिर था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, रिंग फेंस पॉलिसी कर लिए, अब है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डलहौजी लेके आए थे, ठीक है। अब देखते हैं, लेके तो डलहौजी आए थे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ब्रेन चाइल्ड इनका नहीं था, आइडिया इनका नहीं था। हाँ, लेके आए थे डलहौजी, ठीक है, लेकिन आइडिया इनका नहीं था। अब ये जो पॉलिसी था ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये रिंग एंड फेंस पॉलिसी का ही आगे वाला वर्जन था। मान लो रिंग एंड फेंस पॉलिसी 2.0 है, ये अपडेट होके आया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया है, डलहौजी साहब लेके आए। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, adopted son could be heir of ruler's private property but could not inherit the empire of the ruler। जो अगर आपका बेटा, ठीक है, अडॉप्टेड है, ठीक है, अगर वो अडॉप्टेड है तो आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी पे उसका हक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पे आपके अडॉप्टेड सन का हक है, लेकिन अंपायर पे नहीं है, ठीक है, आपके किंगडम पे उसका हक नहीं है। आपका जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो आप उसे दे दो, लेकिन अंपायर पे नहीं होगा, वो किंग नहीं बन सकता है ब्रो, ठीक है, वो आगे जाकर रूलर नहीं बन सकता, ठीक। सच स्टेट वाज एनेक्स बाय ब्रिटिश। अब मान लो कोई स्टेट जहाँ की वहाँ सन हुआ ही नहीं है, वो अडॉप्टेड है, तो अब तो वो एम्पायर का किंग नहीं बन सकता है, तो कौन बनेगा है, एडॉप्टेशन तो बन ही नहीं सकता है, और दूसरा कोई है नहीं, तो कौन बनेगा, आगे कौन चलाएगा उस किंगडम को, ठीक है। तो कोई नहीं है तो ब्रिटिश उसे अनेक्स कर लेंगे भाई, ब्रिटिशर्स उसे अनेक्स कर लेंगे। तो पहला ये बना था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर, पहला स्टेट अनेक्स हुआ था सतारा, ठीक है, सतारा 1848 में। हम लोगों ने 3 किया, पहला देखा रिंग एंड फेंस पॉलिसी जिसमें आया था अवध, फिर देखा सब्सिडरी अलायंस जिसमें आए थे हैदराबाद सबसे पहले, फिर आया था मैसूर। अब हम लोग ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो इसमें सतारा को सबसे पहले डलहौजी ने
एनेक्स किया था 1848 में। चलो आगे चलते हैं। जैतपुर किया, संबलपुर किया, बाघाट किया, उदयपुर हुआ, झांसी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर ही ये हुई थी, नागपुर हुआ। तो दे देगा ऑप्शन में कि भाई बताओ कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कौन कौन सा किंगडम एनेक्स हुआ। दे देगा अवध, दे देगा सतारा, दे देगा हैदराबाद, दे देगा संबलपुर। तो हम लोग देख रहे हैं अवध तो नहीं हुआ था, ये रिंग एंड फेंस पॉलिसी से हुआ था। हाँ, सतारा हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। हैदराबाद भी नहीं हुआ था। हैदराबाद किससे हुआ था? सब्सिडरी अलायंस से। और बचा संबलपुर, ये हुआ है 1849 में। ठीक है, ये 1849 में, सतारा 1848 में। तो 2 and 4 इज द आंसर। सतारा और संबलपुर हुए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। सतारा 1848 में, संबलपुर 1849 में। जैतपुर भी हुआ था, बाघाट भी हुआ था, झांसी भी हुआ था, नागपुर भी हुआ था, उदयपुर भी हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। इन 1824 में, बिफोर द टाइम ऑफ डलहौजी, डलहौजी के पहले क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो डलहौजी लेके आए। डलहौजी के पहले द प्रिंसली स्टेट किटूर वाज एक्वायर्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी बाय दिस डॉक्ट्रिन। देखो बोला था ना कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी एनेक्सेशन करते थे इसके अंडर, लेकिन इनका आइडिया नहीं था, ओरिजिनेटर कोई और था, ये पहले से भी चल रही थी। तो 1824 में, पहला तो 1848 में हुआ था, लेकिन यहाँ 1824 में ही 24 साल पहले एक एनेक्सेशन हुआ था किटूर का। ठीक, ये किटूर को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे ही लाया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे क्या था कि अगर आपका एडॉप्टेड सन है तो आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी पे उसका हक है, लेकिन अंपायर पे उसका हक नहीं है, वो किंग नहीं बन सकता है। It was as per this policy that Nana Saheb, the adopted son of Maratha पेशवा बाजीराव टू, जो पेशवा थे बाजीराव टू, उनके एडॉप्टेड सन कौन थे? नाना साहेब। was denied his title and pension। इसी पॉलिसी के कारण नाना साहेब किंग नहीं बन पाए, उन्हें टाइटल नहीं मिल पाया, उन्हें पेंशन नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि मराठा के जो पेशवा थे बाजीराव टू, उनके एडॉप्टेड सन थे। ठीक, इसलिए नाना साहब को टाइटल्स और पेंशन नहीं मिल पाया। क्या भाई आप एडॉप्टेड सन हो, आपको, आपका तो अंपायर पे कोई हक है ही नहीं। आप प्राइवेट प्रॉपर्टी ले सकते हो बाजीराव टू की, लेकिन आपको अंपायर नहीं दिया जाएगा। द फाइनल मूवमेंट स्ट्रोक कम व्हेन अवध, द फाइनल मूवमेंट ऑफ स्ट्रोक कब आया? जब अवध वाज एनेक्स टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द टर्म ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल मिसरूल ऑन 7 फरवरी 1856। फाइनली जब अवध को 7 फरवरी 1856 में एनेक्स किया गया, तो फिर इन लोग के सर के ऊपर से पानी निकल गया। अब बर्दाश्त इनसे नहीं हो पाया, अब ये कंट्रोल नहीं कर पाए। अब इन्होंने वन ऑफ द, ये भी रीजन बना रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, कि भाई आप एनेक्स किए जा रहे हो एडॉप्टेड सन के नाम पे। ठीक है, नहीं है, इसका मतलब ये थोड़े अंपायर पे आपका हक कैसे हो गया, ब्रिटिशर का हक कैसे हो जाएगा। ठीक, तो ये नाराजगी थी किंग्स के बीच में कि भाई किसी भी वो एनेक्स को बस वेट ही करते रहते थे कि कहाँ सन ना हो, एडॉप्टेड वाले हों, उसे हम एनेक्स कर ले। ठीक है, तो ये कारण बना था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। ठीक है, फाइनल अवध को भी एनेक्स किया गया था अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सबसे पहले सतारा था, वहाँ निजाम ऑफ हैदराबाद थे सब्सिडी अलायंस में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स समझ गए कि अगर आपका एडॉप्टेड सन है तो उसे अंपायर पे कोई हक नहीं है उनका। लिट्टन और उनका पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, ये क्या था? फॉर मेंटेनिंग स्पेसिफिक फ्रंटियर्स एंड सेफगार्डिंग स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। एक मिनट, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, पहले तो ये देखिए ये लेके कौन आए थे? ये लिट्टन भाई साहब लेके आए थे। एक इन्फॉर्मेशन, अभी एक चीज़ और यहाँ नहीं दिया हुआ है, वो हम लोगों ने पीछे किया है। जब हम अफ़गान पर रहे थे ना, तो वहाँ देखो कौन था? लिट्टन था ना? किसका प्लान था वो? अफ़गान को अलग करने का, लिट्टन का था ना? किसका ये पॉलिसी था ब्रो कि अफ़गान को अलग कर देंगे और कमज़ोर कर देंगे? ये तो रिपन बाद में आए ना, तो बोले उन्होंने ना ये पॉलिसी गलत है, हम बफर स्टेट की तरह ही रखा जाए।
अफगानिस्तान को। तो लिप्टन थे कब? अफगान वार में। तो ये अफगान वार में ही पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व लेके आए थे, अफगान वार में। कौन? लिप्टन। ठीक है। क्यों? फॉर मेंटेनिंग साइंटिफिक फ्रंटियर्स, सेफगार्डिंग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। साइंटिफिक फ्रंटियर्स हम देखे थे ना, हिमालय के बारे में बात किए थे कि रशिया का जो इन्वेजन हो रहा है ना भाई, वो हिमालय पार करेगा तब तो आएगा। तो हिमालय हमारा हेल्पर, बिना खर्च का मददगार। ठीक है। तो लिप्टन लेके आए थे पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, कब? अफगान वॉर के बीच समय। उसके बाद हम लोग देखेंगे जॉन लॉरेंस का एक पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। जॉन लॉरेंस का है। ये क्या था? इट वॉज ए रिएक्शन टू द फर्स्ट अफगान वार। ये भी फर्स्ट अफगान वार में था। ड्यू टू द फ्रंटियर प्रॉब्लम एंड द अफगान्स पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, जॉन लॉरेंस प्रैक्टिस नो इंटरफेरेंस इवन इन द सक्सेसिव वार्स। कंडीशन: पीस वर मेंटेन एट द फ्रंटियर्स। नो पार्टी टुक फॉरेन हेल्प इन द सिविल वॉर। ठीक है। तो ये जॉन लॉरेंस लेके आए थे। पहले तो नाम देख लो क्या है, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी मतलब काम नहीं करना। तो कभी कभी कुछ नहीं करना भी आपके फेवर में हो सकता है। कैसे? जॉन लॉरेंस जब अफगान वार हो रहा था ना, तो हमेशा ये अपने आर्मी से इंटरफेयर नहीं किए, कुछ चीज़ें छोड़ दिए। जैसे दोस्त मोहम्मद यहाँ हम लोगों ने किया था। एक मिनट। जब हम लोगों ने अफगान वार में देखा कि दोस्त मोहम्मद को बनाया गया, फिर दोस्त मोहम्मद के बाद कोई और बना। ठीक है। दोस्त मोहम्मद के बाद शेर अली बने। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स यहाँ इंटरफेयर नहीं किए, बोले हाँ बन जाने दो किंग, उनका मन है, जिसको किंग बनना है बन जाने दो, हम वैसे डील करेंगे, हम उस हिसाब से अपने आप को वो कर लेंगे। ठीक है। तो कभी कभी आपका नहीं कुछ करना भी आपके फेवर में जाता है। तो पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी कब ये देखने को मिला था? अफगान के फर्स्ट वॉर में। ठीक है। तो दो चीज़ देखे यहाँ से, मैक्स यही पूछ सकता है कि जॉन पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी कौन लेके आया था? जॉन लॉरेंस का आइडिया था। कब देखा गया? तो अफगान वार में देखा गया था। ठीक है। क्या हुआ था? मास्टरली इनएक्टिविटी, नाम ही है मास्टरली इनएक्टिविटी, कुछ ना करना भी आपके फेवर में हो सकता है भाई। ठीक है। तो एक चीज़ हम लोगों ने देखा, पॉलिसी ऑफ प्राउडली रिजर्व, ये भी सेकेंड अफगान वार में देखने को मिला था। ठीक है, कि फ्रंटियर्स को मेंटेन करना है भाई। तो अफगान वार में यही दोनों था, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी और पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी पॉलिसी था वो ख़त्म हो गया। पहला देखा हमने रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी, फिर हमने देखा सब्सिडरी अलायंस, वेलेस्ली जो लेके आए थे। फिर हम लोगों ने आगे क्या देखा? आगे हम लोगों ने देखा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा पॉलिसी ऑफ प्राउडली रिजर्व। उसके बाद हम लोगों ने देखा पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। तो ये दोनों अफगान वार के समय देखने को मिला। क्या? लिप्टन जी का प्राउडली रिजर्व वाला पॉलिसी और लॉरेंस का मास्टरली इनएक्टिविटी वाला। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में हम लोगों ने देखा कि सतारा सबसे पहले इसका विक्टिम बना। कौन लेके आया था? डलहौजी। ठीक है। उसके बाद जब अवध हुआ, अवध एनेक्स हुआ 1856 में, आई थिंक, हाँ 1856 में जब ये अवध हुआ फाइनली एनेक्स, तो सब गुस्सा आ गए। सब बोले अब ना, अब हमसे ना बर्दाश्त हो पाएगा। तो इन्होंने 1857 का रिवोल्ट कर दिया। ये रिवोल्ट में एक रीज़न ये भी था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फिर रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी में अवध का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि कैसे इसको बफर जोन बनाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने सब्सिडरी अलायंस देखा। सब्सिडरी अलायंस में हम लोगों ने देखा कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद को पहला बनाया गया। क्या? इसका विक्टिम, सब्सिडरी अलायंस के अंदर इसका विक्टिम निज़ाम ऑफ हैदराबाद पहले विक्टिम बने। फिर हम लोगों ने देखा निज़ाम ऑफ हैदराबाद के बाद मैसूर भी इसके अंडर आ गया था। मैसूर के बाद हम लोगों ने देखा कि बाद में काफ़ी लोग आए थे, जैसे अवध को भी, हैदराबाद को भी, मैसूर, तंजौर, बेरार, पेशवा, ये सारे लोग इसके अंडर आ गए थे। चलो, तो ये हमारा चैप्टर सेकंड
हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपने उड़ान बुकलेट से। तो चैप्टर सेकंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा वो एक बार हम देख लेते हैं। तो चैप्टर सेकंड में हम लोग का चैप्टर था कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो कैसे ब्रिटिश इंडिया में अपने आप को कंसोलिडेट और एक्सपेंड किए। एक्सपेंशन पढ़ा ना, कैसे सतारा को कैप्चर कर लिए, हैदराबाद को कैप्चर कर लिए, उधर अफ़गान को कैप्चर कर लिए, बर्मा को कर लिए, भूटान को कर लिए। तो ये कैसे अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे कैसे ग्रोथ हुआ। 1606 में इन्होंने अपना एक फैक्ट्री सूरत में डाल लिया। हॉकिंस के कोर्ट में आए, हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आए फरमान लेने। फिर थॉमस रो भाई साहब तो फरमान मिल गया। फिर जो बॉम्बे था वो फ्रेंच से दहेज में इन्होंने ले लिया। पहला फैक्ट्री साउथ इंडिया में मसूलीपट्टनम में बना, ठीक है। फिर उन्होंने मसूलीपट्टनम से सेंटर शिफ्ट कर दिया मद्रास में, वहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज था, ठीक है। फिर मेजर राइवल ब्रिटिशर्स के कौन थे, मराठा इंडिया में, ठीक है। ईस्ट इंडिया में पहला फैक्ट्री उड़ीसा में बना। फिर ये क्रोनोलॉजी हम लोग देख रहे थे कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुआ, विलियम हॉकिंस आए 9 में, 11 में मसूलीपट्टनम में बन गया। 1613 में क्या हुआ, सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना फैक्ट्री बनाया। फिर थॉमस रो आए, इन्होंने फ्री ट्रेड के लिए वो कर लिया। 1632 फिर हुआ, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने फरमान दे दिया ट्रेड करने का, कहाँ, साउथ वाले एरिया में। 1639 में चंडीगढ़ के जो चीफ थे, ठीक, उसे मद्रास दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद 1651 में इन्होंने कंपनी के परमिशन मिल गया हुगली में, काशी बाजार में, पटना में। फिर चार्ल्स टू शादी कर लिए बॉम्बे, दहेज में मिल गया 1662 में। फिर 1700 हम लोग पढ़ रहे हैं। 1700 में सुतानती, 3 जगह, सुतानती, गोविंदपुर और कालीकटा, ये तीनों मिलके कलकत्ता बना। फोर्ट विलियम कहाँ है, बंगाल में। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है, तो मद्रास में, सेंट जॉर्ज मद्रास में। उसके बाद फारुखसियार जी ने मैग्ना कार्टा दे दिया। फिर ब्रिटिश कंक्वेस्ट किया बंगाल को। बंगाल में हम लोगों ने पढ़ा कि 60% ऑफ ईस्ट इंडिया ट्रेंड ये करता था। उसके बाद हम लोगों ने 2 इम्पोर्टेंट लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, जिसमें ट्रीटी हुआ था ट्रीटी ऑफ अलीनगर। बक्सर वाले में हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुआ था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या हुआ, 1765 में। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। फिर हम लोगों ने देखा ड्यूअल गवर्नमेंट, जो रॉबर्ट क्लाइव जी का आइडिया था, निज़ाम वाला था और दीवानी वाला था। दीवानी फिस्कल था, जो ब्रिटिश के पास रहेगा या ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा, और निज़ाम टेरिटोरियल था, जो नवाब के पास रहेगा, ठीक है। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग ने ड्यूअल वाला गवर्नमेंट को हटा दिया। फिर एंग्लो मैसूर वार हुआ, कितने वार हुए, 4 वार हुए। एंग्लो मैसूर वार में क्या क्या वो था कि हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये 2 लोग इसमें हम लोग ने देखा। हैदर अली आर्म्स फैक्ट्री बनाया गया डिंडीगुल में। फिर पहला वॉर हुआ, ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम हेल्प करेंगे अगर मराठा आप पे अटैक कर दें। लेकिन फाइनली जब मराठा अटैक किए तो ब्रिटिशर्स हेल्प करने नहीं आए मैसूर के, तो मैसूर के ब्रिटिश हेल्प करने नहीं आए, तो फिर वो हो गया दोनों में, मराठा और मैसूर और उसमें ब्रिटिशर्स में फ़ाइट हो गया, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ। उसके बाद हुआ ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम में 3 करोड़ वार इंडेमिनिटी देने का बात हुआ, जिसमें से 1.5 करोड़ दिए, बाकी का एक बेटा इनके साथ चला गया। ट्रावनकोर वाला एरिया को इन लोगों ने बिल्कुल बुरी तरह से बांट दिया, और ये ट्रावनकोर मैसूर के अंडर हुआ करता था, ठीक है। 4th में क्या हुआ, फाइनली टीपू को बोला गया कि नहीं भाई आप सब्सिडी अलायंस ज्वाइन कर लो, लेकिन टीपू मना कर दिए। तो टीपू का डेथ हो गया, तो सब्सिडी अलायंस में 1799 में मैसूर को ऐड कर दिया गया। अर्थर वेलेस्ली थे। उसके बाद हम लोगों ने मराठा पढ़ा, ये गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, भोसले नागपुर वाले, होलकर इंदौर वाले, सिंधिया ग्वालियर वाले, पेशवा पूना वाले। पहला मराठा हुआ तो ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ। ट्रीटी ऑफ सूरत को फिर उस ट्रीटी ऑफ पुरंदर में कैंसिल कर दिया गया। फाइनली ट्रीटी ऑफ सलबाई हुआ, किसके बीच में, ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में। किसने कराया, वॉरेन हेस्टिंग ने कराया।
फिर सेकेंड एंग्लो मराठा हुआ, ट्रीटी ऑफ बशीन हुआ 1802 में। ट्रीटी ऑफ बशीन में क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ बशीन ही था जिससे ब्रिटिशर्स को इंडिया का चाबी मिल गया। कैसे? क्योंकि मराठा लास्ट पावरफुल रूलर थे जिसने ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया था। ठीक है। थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ, ट्रीटी ऑफ बशीन से ये ख़त्म हो गया। उसके बाद अलग अलग जगह अलग अलग ट्रीटी हो रहा था। ट्रीटी ऑफ पूना पेशवा वाले मान लिए ब्रिटिशर के अंडर हैं हम, ग्वालियर वाले मान लिए, सिंधिया मतलब ट्रीटी ऑफ ग्वालियर से सिंधिया वाले मान लिए, ट्रीटी ऑफ मंसादौर से होलकर वाले मान लिए। फिर पंजाब और सिंध को कैसे हम लोगों ने वो मतलब ब्रिटिशर्स ने कैसे अपने अंडर में मिलाया, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था। ट्रीटी ऑफ अमृतसर राजा रंजीत सिंह और ब्रिटिशर के बीच में हुआ था, जिसमें सतलज रिवर को बाउंड्री माना गया। इसके ऊपर रंजीत सिंह और नीचे ब्रिटिश इंडिया। फिर सिख वॉर हुआ, सिख वॉर में ट्रीटी ऑफ लाहौर हो गया। ट्रीटी ऑफ लाहौर हो गया तो ट्रीटी ऑफ लाहौर में बोला गया कि सिख लोग भाई आप लोग तो हमसे वो लड़ाई लड़े तो वार इंडिमिनिटी दो, वार इंडिमिनिटी दो। दूसरा हुआ कि जालंधर को एनेक्स कर लेंगे। तीसरा हुआ कि लाहौर में आपके यहाँ हम हेनरी लॉरेंस जी का क्या बनाएंगे, रेसिडेंट बनाएंगे। ठीक है। और अगर आप वार इंडिमिनिटी देने में फेल हो गए तो हम कश्मीर को कब्जा कर लेंगे। कब्जा नहीं कर लेंगे, वार इंडिमिनिटी देने में फेल ही हो गए थे वो लोग, तो गुलाब सिंह को ब्रिटिशर ने कश्मीर बेच दिया था। ठीक है। फिर काउंसिल वो 8 सिख सरदार का काउंसिल फॉर्म किया गया जिसके हेड रहेंगे ब्रिटिश के रेसिडेंट भाई साहब। सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ जिसमें डलहौजी था। डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी हम लोगों ने देखा है। ठीक है। जॉन लॉरेंस यहाँ के पहला चीफ कमांडर बने। उसके बाद हम लोग देते हैं कि नेबरिंग कंट्रीज़ में बाकी लोग कैसे हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बर्मा हो गया। तो यहाँ क्रोनोलॉजी एक दिया हुआ है कि सबसे पहले मैसूर वाले 1767 में फाइट हुआ, एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1767 में स्टार्ट। फिर एंग्लो मराठा हुआ 1775 में। फिर बर्मा का लड़ाई हुआ 1824 में। फिर एंग्लो अफगान हुआ 1839 में और एंग्लो सिख हुआ 1845 में। ये क्रोनोलॉजी है। अगर क्रोनोलॉजी में पूछ दिया कि कैसे कैसे हम लोग ब्रिटिशर्स ने यहाँ कब्जा किया है, तो मैसूर में एंग्लो मैसूर वार 1767, मैसूर के बाद मराठा 1775, फिर वर्मा 1824, फिर एंग्लो अफगान 1839, फिर एंग्लो सिख 1845। बीच में और भी हो सकता है लेकिन बेसिकली मेन यही है। मैसूर के बाद मराठा, मराठा के बाद बर्मा, बर्मा के बाद अफगान, अफगान के बाद सिख। सिख 1845 में हुआ था। ठीक है। उसके पहले अफगान वाला हुआ था। चलो, तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया बर्मा कैसे हुआ। फिर तिब्बत लॉर्ड कर्जन थे। एंग्लो अफगान में कौन थे? लिट्टन थे। यही अफगान वाले में हम 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पढ़े थे कि मास्टरली इनएक्टिविटी जो कि लॉरेंस का था, और पढ़े थे एक मास्टरली एक लिट्टन का था। लिट्टन क्या कर रहा था? अरे यार पहला में लिट्टन क्या क्या था देख लेते हैं यहाँ। हाँ, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, ये लिट्टन का था, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। ठीक है। फिर तिब्बत को कब्जा किया, फिर अफगान देख लिए हम लोग। ठीक है। लिट्टन था, रिपन भी था। फॉरवर्ड पॉलिसी ऑकलैंड का था। दुरंत लाइन आया इंडिया और ब्रिटिश और अफगान के बीच में। यहाँ पर हम लोगों ने एक कर्जन का पॉलिसी पढ़ा था, विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन। कर्जन का विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन। रिंग फेंस पॉलिसी देखी हम लोगों ने कि इंडिया का जो टेरिटरी था इसको फेंसिंग कैसे करेगा, तो बफर स्टेट बना के। फिर सब्सिडरी अलायंस में हम लोगों ने देखा कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद को सब्सिडरी अलायंस के अंदर पहली बार वो कर लिया गया था, एनेक्स। तो सब्सिडी अलायंस था क्या? सब्सिडी अलायंस था कि आपके यहाँ ब्रिटिशर्स आर्मी मिलिट्री रहेगी, मेंटेन आपको करना है, आपका हेल्प करेगा वो। ठीक है। ब्रिटिश ऑफिशियल आपके यहाँ रहेगी एक आपके कोर्ट में, और आप किसी और यूरोपियंस को अपने कोर्ट में आप शामिल नहीं कर सकते हो। अगर करना है तो आपको ब्रिटिश का परमिशन लेना पड़ेगा। आर्मी जो आपके यहाँ है उसको मेंटेन करने के लिए खर्च भी आप ही दोगे। ठीक। और खर्च अगर नहीं दे पाए आप तो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, धीरे धीरे आपकी ज़मीन वो कब्जा एनेक्स करते चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हम लोगों ने देख लिया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहता है कि अगर एडॉप्टेड सन है तो आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी पे उसका हक है लेकिन अंपायर पे उसका हक नहीं है। तो सतारा को सबसे पहले हटा दिया गया था, वहाँ उसे एनेक्स कर लिया गया था। उसके बाद जैतपुर किया गया, फिर संबलपुर किया गया, फिर बागपत किया गया।
फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। क्रोनोलॉजी में अगर पूछते तो सबसे पहले सतारा हुआ था, और ध्यान रखना सबसे लास्ट में नागपुर हुआ था, उससे भी लास्ट में अवध हुआ था 1856 में। ठीक है, तो सतारा सबसे पहले, बीच बीच का ध्यान रखना है ऐसे कि पूरा तो ये नहीं ध्यान में रह जाएगा, तो ऐसे रखेंगे कि सतारा 1848 में सबसे पहले बन गया था, अवध सबसे लास्ट बना था, उसी के बाद 1857 में रिवोल्ट हो गया, और इधर जैतपुर भी बना, संबलपुर भी बना, बागपत भी बना, झांसी 1853 में बना था। ठीक है, तो नागपुर के पहले झांसी, सबसे पहला सतारा। ठीक है, तो सतारा 1848 में, झांसी ध्यान रखना है कि 1853 में, फिर नागपुर 1854 में, एक अवध को बना लिया था 1857 में। तो सतारा सबसे पहले, झांसी 53, नागपुर 54। ठीक है, फिर संबलपुर को भी बनाया था, बागपत को भी बनाया था, जैतपुर को भी बनाया, उदयपुर को भी बनाया। फिर लिटन का पॉलिसी ऑफ प्राउडली रिजर्व अफगान वार के समय देखा जाता है। जॉन लॉरेंस लेके आए थे पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, ये भी अफगान वार के समय देखा जाता है। कभी कभी कुछ ना करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो ये हम लोग चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 करेंगे, और यहाँ तक का घटना चक्र भी बनाना है। ठीक है, तो घटना चक्र का वीडियो हम डाल देंगे। ठीक है, 2 वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। चैप्टर 1 हमने घटना चक्र रिकॉर्ड कर डाला है, बस डाला नहीं है, तो उसे मैं अपलोड कर दूंगा, और सेकंड चैप्टर का हम जल्दी से वीडियो बना के उसे भी अपलोड कर लेंगे। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का घटना चक्र भी MCQ के रूप में भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ से हमने अपना बुकलेट से भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।